बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठंडे हो गए, सलाम दिया मैंने आप लोगों को जी माशाल्लाह। अब पता चला कि कोई सलाम का जवाब आया। क्या हाल है जी सबके? ठीक है। पढ़ाई कैसी जा रही है आपकी? सही जा रही है? अच्छी जा रही है, मीडियोकर है या पुअर है? जो जिन्होंने अभी ऑडिट को सही पढ़ने नहीं स्टार्ट किया हाथ खड़ा करें। सही से मुराद होता है कि उस्मान तुम्हारा मुझे पता है, तुम हाथ खड़ा करो या ना करो, तुमने हाथ खड़ा करके नीचे कर लिया, मुझे आइडिया हो गया था, मैं समझ गया हूँ। मैं पूछने ये चाह रहा था। हाँ जी, समझ आ रहा है? जुलाई के आखिर में क्यों? जुलाई के एंड का क्या इंतजार है? अच्छा, तैयारी शुरू करने का इंतजार है। अच्छा, हो जाएगी। अच्छा चलें, गुड है जी। तो परचेज सिस्टम हमने डिस्कस किया था, उसमें किसी का कोई सवाल? आप सवाल नहीं करते, मैं परेशान हो जाता हूँ कि याद तो बहुत अच्छा समझ आ गया, याद तो बिल्कुल समझ नहीं आया मुझे ना। ग्रुप्स के अंदर ना, ये जितने मैंने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, मुझे कभी कभार कोई कुछ बच्चे होते हैं जो ना बड़े मतलब क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, तो मुझे ना थोड़ी सी ना तसल्ली हो रही होती है कि बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन ना मुझे ये काफ़ी अटैम्प्टों से ये मतलब पता नहीं है, मुझे नहीं समझ आती। हालांकि मैं डांटता तो हूँ को नहीं किसी को कि भाई कोई मैसेज करता हो या पूछे तो मैं उसको कहूँ भाई इन पर्सन लोग मैसेज कर लेते हैं ना, इन पर्सन कर लेते हैं। अब बात क्या है, अब फॉर एग्जाम्पल मुझे ना सवाल आते ही नहीं है, फाइनल के बच्चे करते हैं सवाल, लेकिन कैफ के बच्चों ने आज तक मुझे सवाल नहीं किया। या तो फिर मैं ये जूम करता हूँ कि आपकी लर्निंग आपके बहुत ऊपर से गुजर गई है कि कुछ समझ ही नहीं आया कि सवाल क्या करें, या तो इतना अच्छा आपको समझ आ गया कि आपको सवाल है ही नहीं। कौन सी बात है इसमें से, पहली या दूसरी? पहली वाली किसी की है? उस्मान नहीं जी, आज हम अपनी डिस्कशन का आगाज करते हैं फ्रॉम द सेल सिस्टम्स। सेल किस तरह से होती है? एक ही परचेज है तो दूसरी पार्टी की क्या है? सेल है। तो प्रोसेस क्या होगा? वाइस वर्सा। यानी कि देखें, अगर आपने कोई चीज़ परचेज करनी थी तो आपने इंटरनल उसकी एक डिटेल्ड वैल्यूएशन की। डिटेल्ड वैल्यूएशन करने के बाद जब आपने परचेज ऑर्डर प्लेस किया, जब आपने परचेज ऑर्डर प्लेस किया तो इनका क्या बना? सेल ऑर्डर। क्या ख्याल है, कितना सही है? अच्छा, अब यहां पे आपने किसको लिस्ट किया था? सप्लायर्स को लिस्ट किया था। यहां पे आप किसको लिस्ट करेंगे? कस्टमर्स को। यहां पे आपने उससे क्या ली थी? क्रेडिट टर्म्स ली थी। तो यहां पे भी क्या क्रेडिट टर्म्स होंगे? बिल्कुल होंगे। यहां पे क्रेडिट टर्म फॉर द पेमेंट्स है और यहां पे क्रेडिट टर्म किसके लिए होगी? रिसीट्स के लिए। मैं सिर्फ ना दोनों प्रोसेस की हार्मोनाइजेशन और कोरिलेशन और लिंक बता रहा हूं आपको कि आपने मतलब ये सेल का प्रोसेस करते वक्त ये नहीं समझना कि हम कोई नई चीज़ करने जा रहे हैं। तो आपने अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर लेना है। यानी आप पहले परचेज के हिसाब से देख रहे थे, अब आप सेल के हिसाब से देख रहे हैं चीज़ों को। तो फॉर एग्जाम्पल कैसर की परचेज है तो नुमान की सेल है, तो जो नुमान चीज़ें सेल कर रहा है तो नुमान अपने कस्टमर को सेल कर रहा है। कैसर परचेज कर रहा है तो कैसर अपने सप्लायर से चीज़ें परचेज कर रहा है। पर कैसर ने परचेज ऑर्डर इशू किया, नुमान ने सेल ऑर्डर इशू किया उस परचेज ऑर्डर की कंफर्मेशन के अंदर। कैसर ने पेमेंट करनी है, नुमान ने रिसीट्स करनी है। तो एक के लिए परचेज है तो दूसरे के लिए क्या है? सेल है।
तो इसी तरह से बेटा अब यहाँ पे सप्लायर लिस्ट होते थे, यहाँ पे क्या कौन लिस्ट होगा? कस्टमर। यहाँ पे क्रेडिट टर्म्स हमें पेमेंट के लिए मिलती थी, यहाँ पे क्रेडिट टर्म्स हमें किसके लिए मिलेगी? सेल के लिए, सीट के लिए मिलेगी। यहाँ पे रिस्क क्या है? यहाँ पे रिस्क नहीं, बेटर तो चलो एक अगली बात है ना। यहाँ पे इनिशियली ये रिस्क है कि अगर कैसर की लिमिट है 1 मिलियन की, तो कैसर को इससे ज्यादा का क्रेडिट ना मिले। कैसर की जो लिमिट है क्रेडिट की, उससे ज्यादा का क्या नहीं मिले? क्रेडिट ना मिले। क्यों? क्योंकि कंपनी को अगर रसीट्स नहीं होंगी तो कंपनी के वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएंगे? चौक हो जाएंगे। और कंपनी के पास अगर वर्किंग कैपिटल नहीं होगा तो कंपनी अपने ऑपरेशंस को ठीक तरीके से चला नहीं सकेगी। ये बात समझ आई आपको? अब यहां पे ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका सेल का प्रोसेस है ये कहां से स्टार्ट होता है? सेल ऑर्डर से स्टार्ट होता है। अब सेल ऑर्डर से पहले कुछ काम होते हैं, वो क्या होंगे? कस्टमर को लिस्ट करना अपनी बुक्स में। जाहिर बात है कोई कस्टमर आता है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी कि मैं वो किसी ऐसे बंदे को सेल नहीं करता जो मेरे साथ आके पहले लिंक ना हो। तो ख़ास तौर पर वो कस्टमर जिनको मैंने क्रेडिट पे सेल करनी है तो उनको मैंने पहले अपने सिस्टम में लेके आना है। कैश सेल के ऊपर तो मुझे कस्टमर बनाने, कस्टमर का नाम लिखने की ज़रूरत ही नहीं है सिस्टम के अंदर, उसका कोड खोलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे क्या हुआ है, मैंने कैश में सेल कर दिया उसको। ठीक है, यहां प्रॉब्लम कब आएगी? जब मैंने किसी को क्रेडिट पे सेल करनी है या मैंने किसी को एडवांस पे सेल करनी है। अगर आप नुमान ने 1 मिलियन का एडवांस दे दिया है और जो दानिश है इसने 5 लाख का क्रेडिट पे परचेज करनी है, तो इसने मुझे एडवांस दिया है, उसका मैंने डेटर बुक करना है। अगर मेरे पास इनके कस्टमर कोड नहीं ओपन होंगे तो कल जब मैंने सेल की एंट्री वहां पे डालनी है तो उसमें मुझे प्रॉब्लम आएगी। क्यों प्रॉब्लम आएगी? फॉर एग्जाम्पल नुमान नामी मेरे पास 3 कस्टमर्स ऑलरेडी मौजूद हैं, तो कौन से नुमान के अकाउंट के अंदर मैंने सेल को बुक करना है? इससे एडवांस मुझे दानिश नामी 3 बंदों ने दिया हुआ है, तो ये जो पर्टिकुलर एडवांस है ये किस दानिश के अकाउंट से पर्टेन करता है? तो मुझे कस्टमर्स को लिस्ट करना पड़ता है, अपनी बुक्स के अंदर लेके आना पड़ता है और उनको एक कस्टमर कोड एलोकेट करना होता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है, हाँ भाई उठो भाई तुम आगे आओ इधर जरा। हाँ ये ना तुम्हारे साथ बातें करने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें ना पीछे से ना आवाज दे रहा है। सेल ऑर्डर करने से पहले कस्टमर कोड और कस्टमर की लिस्ट, यानी कस्टमर को लिस्ट करना पड़ता है, अपने पास रिकॉर्ड करना होता है। इसके साथ हम क्या करते हैं, प्लस इसमें हम क्रेडिट लिमिट्स को सेट करते हैं, प्लस हम इसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वो जो सेल ऑर्डर है इट इज अल्टीमेटली सेम लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप IFRS 15 में जाएं तो जो 5 कंडीशंस हैं रेवेन्यू की, उसमें फर्स्ट ऑफ द कंडीशन इज कि आपका पार्टी के साथ क्या होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। वाई कॉन्ट्रैक्ट इज रिक्वायर्ड? क्योंकि आपकी उसके साथ टर्म्स जो हैं वो आपके रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने में हेल्प आउट करेंगी। फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि मैंने डिलीवर करना है या मैंने डिस्पैच करना है। अगर डिस्पैच करना है तो जब मेरी प्रीमिसेस में से गुड निकलेंगी तो मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लूंगा, और अगर डिलीवर करना है तो जब कस्टमर को गुड्स मिलेंगी तब उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा। तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसके अंदर सारी बातें क्या होंगी? डॉक्यूमेंट हो रही होंगी। अच्छा, फिर मैंने जो क्रेडिट लिमिट है ये भी कहां पे लिखी होगी? कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होगी। मैंने कोई डिस्काउंट देने हैं, ये कहां पे लिखा होगा? कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा। मैंने प्राइस क्या चार्ज करनी है, समटाइम ये भी मैं कॉन्ट्रैक्ट में लगा देता हूं कि विद रिस्पेक्ट टू मौजूदा परचेज हमारा 6 महीने के लिए ये रेट आपके साथ तय हो गया। तो ये सारी बातें कब हो रही हैं? जब हम कस्टमर का सेल ऑर्डर ले रहे हैं। सेल ऑर्डर से पहले ये सारे काम हमने किए। जारी बात है किसी ने आके हमसे कोटेशन ली होगी, हमने उसको कोटेशन दी होगी, उसके बाद उसने हमें कांटेक्ट किया होगा, फिर हमारी उसके साथ टर्म्स डिसाइड हुई होंगी। टर्म डिसाइड होने के बाद उसने परचेज ऑर्डर दिया होगा और हमने अपना सेल ऑर्डर इशू किया होगा, और सेल ऑर्डर से पहले हमने सारे मसाइल को लिख लिया। अब यहाँ पे अगर यहीं पे कंट्रोल के पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो सेल ऑर्डर से पहले क्या कंट्रोल होने चाहिए कि भाई जो कस्टमर्स हैं उनको विद इन क्रेडिट लिमिट सेल होनी चाहिए, जितना उसका क्रेडिट लिमिट है उसके हिसाब से सेल होनी चाहिए। कोई कस्टमर कोड जो है वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वी विल नेवर बी नोइंग कि किस कस्टमर की सेल है और किसके साथ जाकर हम उसको एड अप करना है।
ये ना हो कि नुमान के पैसों को हम अब्दुल्ला के पैसों के साथ एडजस्ट कर रहे हो, माजिद के पैसों को साजिद के पैसों के साथ एडजस्ट कर रहे हो, दानिश के पैसों को हमजा के पैसों के साथ एडजस्ट कर रहे हो। मौलवी साहब आपका नाम मुझे हमेशा भूल जाता है, इनाम, मेरे मामू का नाम भी इनाम है, तो इनाम के साथ नाम से मैं आपका नाम याद रख लूँगा, ठीक है जी। एनीहो जी, अब इस केस में क्या हुआ, हमने एक सेल ऑर्डर से पहले कुछ कंट्रोल्स देख लिए। आज यहाँ पे कुछ आईटी कंट्रोल्स भी हैं डुप्लीकेशन के हिसाब से, कि सिस्टम जो है वो डुप्लीकेट किसी को एलोकेट ना कर दे कस्टमर कोड। फिर जो सेल ऑर्डर है इसकी सीक्वेंस, वही जो मैंने आपसे पहले बात की थी, सीक्वेंस के कंट्रोल की सीक्वेंस होनी चाहिए उसकी डॉक्यूमेंट्स की, कोई डॉक्यूमेंट बीच में से मिस आउट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे सेल ऑर्डर आए हैं 10, तो उन सेल 10 ऑर्डर को प्रॉपरली क्लोज होना चाहिए, यानी कि आप इनाम ने एक सेल ऑर्डर दिया, एक दानिश ने दिया, एक मौलवी उबैद ने दिया, एक गुलजार हुसैन ने दिया सेल ऑर्डर। अब मेरे पास 4 सेल ऑर्डर ड्यूरिंग द डे रिसीव हुए। अब इन सेल ऑर्डर की ना एक स्पेसिफिक लिमिट होगी। वो लिमिट क्या होगी, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने 10 डेज में ये सारी डिलीवरीज करनी है, तो 10 दिन के बाद क्या होना चाहिए, वो सेल ऑर्डर क्लोज हो जाना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या आती है बिजनेसेस को कि जब सेल ऑर्डर के रिस्पेक्टिव वो अपनी सेल्स नहीं कर रहे होते, तो ओपन सेल ऑर्डर्स आ रहे होते हैं। एक्चुअली आप गुड्स डिलीवर कर चुके होते हैं, एक्चुअली पैसे भी आ चुके होते हैं, लेकिन सेल ऑर्डर वहीं पे खड़ा होता है, तो सेल ऑर्डर को क्लोज भी करना होता है। तो बेटा सेल ऑर्डर से पहले ये सारे काम हमने चेक करने हैं। क्लियर होगी बात, यहां तक बात समझ आइए आपको। सेल ऑर्डर के बाद हम इस सेल ऑर्डर को जब रिसीव करते हैं तो उसके बाद इसकी रिसीट्स आती हैं, ओब्लिक क्रेडिट। हमें पहले बता दिया जाता है कि ये या तो आपको जो है वो एडवांस पैसे दे रहा बंदा, या ये जो है वो आपको बाद में पैसे देगा। तो अगर रिसीट आनी है तो रिसीट के लिए हमें रिसीट के कंट्रोल्स भी साथ ऐड करने पड़ेंगे। अब मुझे बताएं, जो बंदा सेल ऑर्डर ले रहा है क्या वो पैसे ले सकता है? नहीं ले सकता। तो अब फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल, तो आप काउंटर पे आए, आके आपने कहा कि मैंने कैफ 8 की नशुरान साहब क्लास में एडमिशन लेना है। उन्होंने आपको एक फॉर्म दिया, आपने फॉर्म फिल किया, तो क्या काउंटर पे उन्होंने आपसे पैसे लिए? उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपकी स्लिप बना के दी, और स्लिप आपने जाके कहाँ पे दी? कैशियर को। अब यहाँ पे क्या किया आपने? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। क्यों किया? क्योंकि हो सकता था काउंटर पे जिस बंदे ने पैसे लिए आपसे फीस डिसाइड हो 12,000 रुपया, 15,000 रुपया, 20,000 रुपया, वर्ष और मोर, आपकी फीस को लिख दिया जाए वहाँ पे 10,000 रुपया, और आपसे पैसे कितने लिए जाए? 15,000। तो 5,000 किधर गए? मेरी जेब में। अब इसी से बचने के लिए क्या किया कि जो बंदा रिसीट कर रहा है और जो बंदा सेल ऑर्डर ले रहा है, ये दोनों क्या होने चाहिए? सेपरेट पर्सन होने चाहिए। फिर अगेन आप वही ऑथराइजेशन के कंट्रोल, किसी ने रिव्यू बनाया होगा, किसी ने रिव्यू किया होगा, किसी ने उसके ऊपर अप्रूव किया होगा। मैंने जो पिछली क्लास में आपको बेसिक प्रिंसिपल्स बताए थे कि जब भी आप कंट्रोल डेवलप करते हैं तो कुछ आपने फैक्टर्स को कंसीडर करना होता है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? आप अपने वो सारे फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे। जब सेल ऑर्डर आ गया, रिसीट्स हम निकाल ली, उसके बाद हम उस सेल ऑर्डर को किसके पास भेजेंगे? सप्लाई चेन डिपार्टमेंट के पास। सप्लाई चेन डिपार्टमेंट होता है जो बेसिकली गुड्स की डिलीवरी को इंश्योर करवाता है। जाहिर बात है जब आप सेल ऑर्डर प्लेस हो गए तो उसके बाद ही हम करेंगे ना। अब फॉर एग्जाम्पल ममनून हुसैन ने कहा कि मुझे 10 एसी चाहिए। सप्लाई चेन डिपार्टमेंट के पास मैंने रिक्वेस्ट भेजी, जाहिर बात है मैंने सेल ऑर्डर रिसीव किया, सेल ऑर्डर रिसीव करने के बाद मैंने सप्लाई चेन डिपार्टमेंट को भेजा। सप्लाई चेन डिपार्टमेंट ने पहले देखा कि क्या इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी है डिलीवर करने के लिए, या इन्वेंट्री हमारे पास डिलीवर करने के लिए अभी नहीं पड़ी। अगर तो इन्वेंट्री हमारे पास डिलीवर करने के लिए नहीं पड़ी तो हम क्या करेंगे? हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एक रिक्वेस्ट भेज देंगे कि जनाब ये एक सेल ऑर्डर आया है, इस सेल ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए आपको 10 एसी बनाने पड़ेंगे। तो साथ ही क्या स्टार्ट हो जाएगा? मेकिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब आपने एक तरफ क्या कर दिया, सप्लाई चेन डिपार्टमेंट ने क्या किया? सप्लाई चेन डिपार्टमेंट ने देखा कि क्या इन्वेंट्री पड़ी है। स्टोर डिपार्टमेंट नहीं देखेगा, क्या हुआ? स्टोर डिपार्टमेंट नहीं देखेगा। एक्सेस होती है, स्टोर डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं होगी नॉर्मली, आपको एक्सेस होती है सप्लाई चेन डिपार्टमेंट के पास उसकी इन्वेंट्री को व्यू करने की। अगर इन्वेंट्री इन हैंड नहीं है या है, अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ऐड करेंगे। प्रोडक्शन के बाद क्या हो जाएगी? इन्वेंट्री आपके पास आ जाएगी, तो फिर हम दोबारा यहीं पे आ जाएंगे। अब इन्वेंट्री हमारे पास है, अब हमने क्या किया? इसके बाद बनती है पैकिंग लिस्ट। क्या बनती है?
अब ज़ाहिर बात है अगर व्याड़ी में 10 एसी माजद ने मांग लिए हैं तो क्या व्याड़ी में मैं कोई और सेल नहीं करूँगा, तो सिर्फ 10 एसी के लिए मैं एक पूरी गाड़ी बुक कराऊंगा और भेज दूंगा। तो मैंने क्या करना है, मैंने सारी इन्वेंट्री को मैनेज करना है। मैंने कहा मुल्तान, व्याड़ी, बावलपुर, रहीम जार खान तक जो है ना एक जोन है हमारा। इस जोन के जितने भी ऑर्डर होंगे वो एक साथ ही डिलीवर होंगे, वो एक सीक्वेंस में चलना शुरू करेंगे और आगे आगे डिलीवर करते चले जाएंगे। ठीक है जी। अब उसके लिए क्या बनती है, पैकिंग लिस्ट बनती है। जाहिर बात है मैंने 10 माजिद के एसी हैं, 5 अब्दुल्ला के हैं, 2 हुमैश के हैं, 4 कैसर के हैं, 5 मिस के हैं, 10 उबैद के हैं। अब मेरे पास गाड़ी में स्पेस 50 एसी होगी, तो मैंने 50 एसी के से जब नहीं होंगे मैं नहीं भेजूंगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं पैकिंग लिस्ट तैयार करूंगा। मैं कहूँगा मैंने कुछ तरह से गुड्स को डिलीवर करना है, उसका पूरा एक स्ट्रक्चर बना लो। जब पैकिंग लिस्ट तैयार हुई, इसकी बेसिस के ऊपर मैंने अपनी गुड्स को तैयार कर लिया। तैयार करने के साथ मैंने साथ ही किसको इंगेज किया, ट्रांसपोर्टर को। मैंने साथ ही किसको इंगेज किया, ट्रांसपोर्टर को। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा काम, सप्लाई चेन डिपार्टमेंट ने इन्वेंट्री को देखा, इन्वेंट्री नहीं पड़ी थी तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को क्या है कि उसने इन्वेंट्री तैयार करवा ली, या इन्वेंट्री हो सकता हमारे पास इन हैंड पड़ी हो। उसके बाद उसने कहा कि मैंने किस तरीके से डिलीवर करना है, उसकी पैकिंग लिस्ट तैयार की। पैकिंग लिस्ट तो तैयार करने के बाद ट्रांसपोर्टेशन के साथ जो है अरेंजमेंट को कंप्लीट किया गया, बिल्टियाँ शिल्टियाँ और सारे काम को इंश्योर किया गया। जब ट्रांसपोर्टर आया उसके पास हमने गुड्स को क्या कर दिया, अपलोड कर दिया हमने गुड्स को। जब हम गुड्स को अपलोड करते हैं साथ ही हम एक डिलीवरी चलान भी तैयार करते हैं। वही बात याद है आपको कि जब हम परचेज करते थे तो परचेज में हमें क्या करना पड़ता था, एक सप्लायर क्या भेजता था, डिलीवरी नोट भेजता था, डिलीवरी चलान भेजता था। उसकी जो क्वांटिटी होती थी उसको हम अपने रसीद क्वांटिटी के साथ मैच करते थे। तो ये सेम डिलीवरी चलान किसने बनाया है, सप्लाई चेन डिपार्टमेंट ने बनाया है। अब डिलीवरी चलान जैसे ही बन गया तो इसकी 2-3 कॉपीज बनेंगी। एक कॉपी चली जाएगी ट्रांसपोर्टर के पास, एक कॉपी चली जाएगी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के पास जो गेट का इंचार्ज है। जब यहाँ पे गुड्स रिसीव हुई थी तो हमने गेट इनवर्ड पास बनाया था, गेट इनवर्ड पास। यहाँ पे क्या हो रही है, गेट आउटवर्ड पास। अब यहाँ पे डिलीवरी चलान की एक कॉपी मैंने किसको भेजी, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को। एक कॉपी किसके पास भेजी, अपने पास। और तीसरी कॉपी किसको भेजी, फाइनेंस डिपार्टमेंट को। मतलब हमने सेल कर दी है। ठीक है जी। अब यहाँ पे सेल अगर डिस्पैच है, अगर मैंने डिस्पैच पे अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है तो जब आउटवर्ड गेट पास बनेगा तो मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा। जब आउटवर्ड गेट पास बनेगा तब मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा। और अगर मैं डिलीवर करना है तो ये डिलीवरी चलान जब कस्टमर एक्नॉलेज करेगा तो फिर मैं क्या करूंगा, अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा। यहाँ पे डिलीवरी चलान बन गया। डिलीवरी चलान करने के बाद मैंने आउटवर्ड गेट पास तैयार कराया। आउटवर्ड गेट पास तैयार होने के बाद गुड्स डिलीवर होगी। अब यहां पे 2 ऑप्शंस होती हैं, डिलीवरी, डिस्पैच। अगर डिस्पैच है तो हम साथ ही क्या बनाएंगे, अगर डिस्पैच की बेस के ऊपर है तो फिर सेल डिपार्टमेंट क्या बनाएगा, इनवाइस बनाएगा। इनवाइस बनी, इनवाइस बनने के बाद क्या हुआ, रिकॉर्ड हुई। जाहिर बात इनवाइस बनेगी, रिकॉर्ड होगी सेल रिकॉर्ड होने के बाद प्रोसेस क्या हो गया आपका, क्लोज। और अगर डिलीवरी के ऊपर है तो फिर क्या होगा, फिर गुड डिलीवरी हुई, डिलीवरी चलान की एक्नॉलेजमेंट मिली, इनवाइस बनी और सेल बुक हो गई और प्रोसेस क्या हो गया, क्लोज। ये बात समझ आई आपको, समझ आइए, ये ऊपर से गुजर गई है, क्लियर है। तो जनाब ये हमारा सेल का प्रोसेस होता है। बेटा जो सप्लाई चेन डिपार्टमेंट होता है ना, इसने डिलीवरी का मैप तैयार करना होता है कि हमने फॉर एग्जाम्पल 20 डिलीवरीज एक रूट पे करनी है, तो मैंने किस किस को, अब ज़ाहिर बात आप अब्दुल्ला का सामान किसी तरीके से मैंने सेपरेट करना है बाकियों के सामान से, तो मैं क्या करूँगा, एक अब्दुल्ला की पैकिंग है, एक उबैद की पैकिंग है, एक आपकी पैकिंग है, तो तीनों को मैंने पैकिंग करके उसकी पैकिंग लिस्ट तैयार कर लिया। इसको कहा था, आप देखें शिपमेंट की डिटेल्स आ रही होती हैं, तो शिपमेंट की डिटेल्स होती हैं, उस स्पेसिफिक अगर एरिया में उन चीज़ों को मार्क नहीं करूँगा कि ये किसकी है, तो उस वक्त तक तो मैं इंश्योर ही नहीं कर सकता कि कौन सी चीज़ किसको डिलीवर हो जाए।
इस चीज़ के लिए क्या सप्लाई चेन डिपार्टमेंट बनाता है, पैकिंग लिस्ट तैयार करता है, और पैकिंग लिस्ट की बेस के ऊपर ट्रांसपोर्टर को बुलाया जाता है और उसकी बेसिस के ऊपर चीज़ों को अपलोड किया जाता है गाड़ी के ऊपर। वरना तो फिर किसी की भी गुड्स किसी के पास चली जाएंगी, इससे तो मुश्किल हो जाएगा ना। तो पैकिंग लिस्ट के साथ चीज़ें तैयार होती हैं। इसमें और भी डिटेल प्रोसेस हो सकता है, लेकिन मैंने उसका ना एक समराइज फॉर्म के अंदर अभी आपके साथ डिस्कस किया। तब यहाँ पे देखें, एक प्री सेल ऑर्डर कुछ आपकी काम है, फिर एक सेल ऑर्डर रिसीव होने पे काम है, फिर रिसीट है, फिर आपकी डिलीवरी है, डिलीवरी के बाद इनवाइसिंग है, और इनवाइसिंग के बाद प्रोसेस को क्लोज किया जाता है। डिलीवरी चलान लिखा है डिलीवरी के डीसी, हाँ डीसी डिलीवरी चलान, समझ आइए जी। डिलीवरी चलान अचीव। हाँ, डिलीवरी चलान की एक्नॉलेजमेंट। जी यहां तक किसी को कोई सवाल जी? डिलीवरी चलान हम दूसरी पार्टी के लिए बनाते हैं। जी डिलीवरी चलान हाँ जी, कस्टमर को जाता है। ये लीजिए, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा सेल सिस्टम्स। ऑर्डर को रिसीव करना फ्रॉम द कस्टमर, डिस्पैच करना और सेल को रिकॉर्ड करना। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो सेल ऑर्डर से पहले कुछ काम है, सेल ऑर्डर तक वो सेल ऑर्डर में कवर हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम डिस्पैच के सारे कंट्रोल्स बनाए हैं टिल आउटवर्ड गेट पास। आउटवर्ड गेट पास के बाद हमने डिलीवरी करनी है या डिस्पैच पे रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है, हमने उसके अकॉर्डिंगली अपने सेल को रिकॉर्ड करना है। एंड एनीहो आपको ये प्रोसेस बताने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक डिटेल्ड एक्टिविटी किस तरीके से परफॉर्म होती है, ताकि आपको अगर कोई क्वेश्चन में इशू नजर आए तो आप उसको उसी वक्त आइडेंटिफाई कर लें। अच्छा, जब कस्टमर का ऑर्डर आता है तो हमें कुछ रिस्क होते हैं, जारी बात है। रिस्क क्या होते हैं? रिस्क को क्या कहा जाता है? दूसरा नाम व्हाट कुड गो रॉन्ग। अगर हमारे पास कंट्रोल नहीं होंगे तो क्या हमें रिस्क नजर आते हैं? कहते हैं जी ऑर्डर्स में बी एक्सेप्टेड फ्रॉम न्यू कस्टमर, और न्यू कस्टमर का जो ऑर्डर है मे बी गिवन क्रेडिट विदाउट चेकिंग द कस्टमर रेफरेंस और विदाउट फॉर्मल ऑथराइजेशन ऑफ द क्रेडिट अकाउंट ऑफ द कस्टमर क्रेडिट लिमिट। तो अभी हम यहाँ पे क्या बात की थी, क्रेडिट लिमिट का इशू आ सकता है, डिलीवरी का इशू आ सकता है, प्राइस का इशू आ सकता है। तो अगर आप ऑर्डर्स के अंदर प्रॉपर ठीक तरीके से कंट्रोल्स को बिल्ड अप नहीं करेंगे, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बनाएंगे, उन कस्टमर्स को अपने पास लिस्ट डाउन नहीं करेंगे, तो अल्टीमेटली आप किसी ऐसे बंदे को क्रेडिट दे देंगे जिसको नहीं देना चाहिए। मैं इसके ऊपर एक एग्जाम्पल देता हूँ नॉर्मली बच्चों को, बड़ी गौर से सुननी है बात आपने। गली महल्ले में दुकानें ओपन होती हैं, डिलीवरी करने आते हैं जो ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स। आपको क्या ख्याल है कि वैसे ही वो गुड्स दे के चले जाते हैं? हमेशा एक बात याद रखनी है आपने, कम से कम 2 इनवाइसेस जो होती हैं वो जो एंड कस्टमर होता है उसने अपने नीचे रखी होती हैं, 2 इनवाइसेस, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ कंपनी का, तो मैंने आपको अगर सेल करनी है तो सबसे पहले मैं आपके महल्लेदारों से पूछूंगा कि भाई ये बंदा कैसा है। फिर मैं क्या देखूंगा, ये बंदा कितने अरसे से इधर दुकान बना के बैठा हुआ है। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि मैं अल्टीमेटली अगर फादर आपने आज दुकान बनाई है, कल दुकान बनाई, तो क्या मैं आप पे एतबार करूंगा? नहीं। हाँ, अगर मुझे पता चलता है कि आप 20 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, मुझे ये पता है कि बंदा भागेगा नहीं, ये इधर है, फिर मुझे पता है कि इसका रोजगार का कोई और जरिया भी नहीं है, इसलिए इस पर डिपेंडेंसी रखनी है, इस पर डिपेंडेंसी रखनी है, उसने काम करना है। तो मैं क्या करूंगा, उसका रेफरेंस चेक करूंगा, उसकी इन्फॉर्मेशन लूंगा, फिर उसको क्या करूंगा, क्रेडिट अलोकेट करूंगा। अगर कैसर आज नई दुकान बना के बैठ जाए तो क्या मैं कैसर को जो है वो करूंगा उसके ऊपर कुछ? एक मिनट जी जरा। तो क्या हुआ जनाब, यहाँ पे मुझे अगर एक ऐसे कस्टमर को सेल करनी पड़े जिसका भी कोई बैकग्राउंड चेक की नहीं है, तो क्या मैं उसको सेल करूंगा? नहीं करूंगा। और अगर मैंने ये प्रॉपर अपना काम किया होता तो क्या मैं उसको सेल करता? कभी भी ना करता। क्लियर होगी जी बात यहाँ तक आपको? ये समझ आया पहला इशू? आगे क्या कहते हैं, ऑर्डर में बी एक्सेप्टेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग कस्टमर दैट टेक देम ओवर देयर क्रेडिट लिमिट। जाहिर बात है अगर मैंने किसी को क्रेडिट लिमिट दी हुई है 5 लाख की,
तो ऑलरेडी उसकी क्रेडिट लिमिट चौक हो चुकी है, तो मुझे फर्दर उसको सेल करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। तो मुझे जब ऑर्डर आए तो मुझे उसके किसके साथ कंपेयर करना चाहिए? उसकी क्रेडिट लिमिट के साथ कंपेयर करना चाहिए। सम ऑर्डर्स आर ओवरलुक्ड एंड आर नॉट प्रोसेस्ड, सम ऑर्डर आर प्रोसेस्ड ट्वाइस। ये भी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात की थी कि जब कोई सेल ऑर्डर आता है तो उसको प्रॉपर ट्रैक करना चाहिए। सेल ऑर्डर की रिसीविंग से लेकर सेल ऑर्डर की क्लोजिंग तक हमें सारे स्टेप्स को इंश्योर करना चाहिए कि अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं सेल ऑर्डर को क्लोज नहीं करता और सेल ऑर्डर ओपन पड़े हैं, तो मुझे क्या पता कि कौन सा सेल ऑर्डर 2 दफा डिलीवर हो चुका है, कौन सा डिलीवर ही नहीं हुआ? प्रॉब्लम तो आएगी ना। और अगर मैं एक लिमिट लगा दूं कि भाई हमारा मैक्सिमम 7 दिन के अंदर सेल हो जाती है, तो 7 दिन से ज्यादा पुराना सेल ऑर्डर हमारा हो ही नहीं सकता। अब सिस्टम में कंट्रोल लगा तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको एरर देना शुरू कर दे कि जनाब आपके 50 सेल ऑर्डर ऐसे हैं जिनको 10 दिन हो गए और अभी तक आपने उनको डिलीवर नहीं किया, आइदर अमेंड दो सेल ऑर्डर या क्लोज करें उसको। तो जब मैं उसको प्रॉपर्ली क्लोज करूंगा तो फिर ये वाला रिस्क क्या हो जाएगा, मेरा मिटिगेट हो जाएगा। ठीक हो गया जी। द कस्टमर इज गिवन अ प्राइस डिस्काउंट विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन। वही मैंने बात की कि अगर आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सेल ऑर्डर प्रॉपर्ली बनाते हैं, तो फिर डिस्काउंट और प्राइस का इशू आपका नहीं आएगा। तो अगर आप डिस्काउंट, जहाँ प्रॉब्लम क्या है कि आप किसी को फॉर एग्जाम्पल दाऊद को आपने प्राइस चार्ज करनी है 10,000 पर यूनिट, दाऊद के साथ मेरा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, दाऊद को मैंने 9,000 रुपया ऑथराइज कर दिया। अब हो सकता है उस दिन की प्राइस लिस्ट 10,000 की हो, तो मैंने अगर 9,000 किया तो गलत कर दिया ना उसको। तो ये प्रॉपर्ली क्या होना चाहिए, इसके सिस्टम भी आपका लिंक होना चाहिए। सेल मेड टू कस्टमर विच आर नॉट ऑथराइज कस्टमर, वही बात मैंने यहाँ पे की, जब तक कस्टमर आपके पास लिस्ट पे आएगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल नुमान के 4 अकाउंट आपके पास ओपन है, तो जो नुमान के 4 अकाउंट ओपन है, तो नुमान को तो आप सेल नहीं कर सकते ना, कौन से नुमान को सेल करनी है, तो वो चीज़ें हमें समझने की जरूरत होगी। सेल मेड टू कस्टमर विच आर नॉट अप्रूव्ड, वही सेम बात है जी कि या अप्रूव्ड नहीं होगा या ऑथराइज नहीं होगा। तो ये तो जितनी हमने बातें की हैं ये मैंने प्री सेल ऑर्डर आपको सारी पहले ही बता दी थी, इसमें कोई इशू तो नहीं है, क्लियर है? इसमें क्रेडिट लिमिट हम ज़्यादा दे देंगे, ये नहीं बेटा, आपकी 10 लाख की लिमिट है, आप ऑलरेडी 10 लाख की लिमिट को चौक कर चुके हैं, आपने चीज़ें परचेज की हैं, अभी तक आपने 10 लाख के पैसे नहीं दिए। अब फर्दर आप सेल करने लेने आएंगे तो मैं क्या सेल करूंगा आपको? नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि आप तो ऑलरेडी जो लिमिट थी वो पूरी कर चुके हैं। हाँ, अगर आपने फर्दर सेल, अब रिस्क क्या है, अगर मैंने आपकी क्रेडिट लिमिट्स को डॉक्यूमेंट नहीं किया सिस्टम के अंदर, आप आ जाते हैं कहते हैं यार मैंने ना 10 लाख दी और सेल कर दो। जो उमेश बैठा था, उमेश को नहीं पता था कि आपकी ऑलरेडी लिमिट चौक हो चुकी है, क्योंकि रिकॉर्ड ही नहीं हो रही थी कहीं पे, इन्होंने 10 लाख की और आपको सेल कर दी, 20 लाख फंस गया। ये मसला है, समझ आ गई बात आपको? आगे इसके कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है जी, सेग्रीगेशन ड्यूटीज होनी चाहिए। मैंने भी बात की थी, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इसको रीड आउट कर लेना है। जो नए कस्टमर आपके अकाउंट ओपन हो, उनकी क्रेडिट लिमिट सेट हो और ऑथराइज भी हो। ऑर्डर शुड बी रिकॉर्डेड सीक्वेंशली नंबर्ड होने चाहिए। ये सेम बातें वो रिपीट हो रही हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो डुप्लीकेट हो। फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल है, वो उसी को कंट्रोल, उन्हीं के कंट्रोल को टेस्ट कर लेना। The artist can establish which individual take orders and process them, and which individual carry out credit reference check on new customer and credit limit check on the existing customer। तो जब कस्टमर एक नया आता है तो उसकी क्रेडिट लिमिट कौन अप्रूव करता है, उसके साथ कौन डीलिंग करता है, उसके रेफरेंस चेक कौन करता है, उसको हम चेक कर लेंगे कि कुछ जितने काम हुए थे उसमें ये सारी चीज़ें हुई थी या नहीं हुई थी। The artist could observe these individuals to see if procedures are being properly followed. In an IT system, he could use test data to check the orders which would take customer over his credit limit would be rejected by the system। वही बात की कि सिस्टम को बैठ जाए, फॉर एग्जांपल कि किसी कस्टमर की 10 लाख की लिमिट चौक हो चुकी है, उसको फर्दर सेल करने की कोशिश करे तो सिस्टम एरर दे दे कि ऑलरेडी ये जो डाटा है लिमिट को एक्सेस कर चुका है, तो हम इसको फर्दर सेल नहीं कर सकते। बेटा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, अगर आप बेस समझ लें तो ये आगे बातें सेम उसी के ऊपर आपकी एक रैशनल बेसिस के ऊपर बातें हो रही हैं। रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, रट्टा तो नहीं लग रहा है यहाँ पे, ठीक। फॉर एविडेंस that credit checks have been carried out can be checked by looking at the signature or initial of the credit checking officer on customer orders or using test data as described above। ठीक है जी। उसके बाद क्या इशू है जी, प्राइस प्रॉपर्ली ऑथराइज होनी चाहिए। एविडेंस दैट न्यू कस्टमर अकाउंट हैव बीन अप्रूव्ड should be checked by looking for the signature of the manager giving the authorization and the appropriate approval। तो कस्टमर अकाउंट जो ओपन हुए हैं उसको हम चेक कर लेंगे कि प्रॉपर्ली ऑथराइज होकर ओपन हुए थे या नहीं हुए थे ओपन। The auditor can look at the list of the customer orders sequentially number and confirm that for the every customer order there is a dispatch note number। वही क्लोजिंग हुई है या नहीं हुई, कस्टमर ऑर्डर के अगेंस्ट क्या बना होगा, डिस्पैच नोट बना होगा। जब कस्टमर ऑर्डर डिस्पैच नोट बन गया तो वो क्या हो गया, सेल ऑर्डर क्लोज हो गया।
Alternatively, for an integrated IT system, he can follow test data through form order to dispatch note and confirm that sequence are completely viewing document on the screen. इसमें और बातें भी हो सकती हैं कि फॉर एग्जाम्पल प्राइस जो है वो प्रॉपरली अथोराइज जो लिस्ट है उसके साथ मैच होती है या नहीं होती, उसको हम चेक कर लेंगे। फिर जो कस्टमर को डिस्काउंट्स वगैरह एलोकेट करने थे वो हमारे वहाँ पे लिंक हुए या नहीं हुए। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव सबसे ज़रूरी क्या है, रिस्क क्या है, इश्यूज़ क्या है, प्रॉब्लम्स क्या हैं, और हर प्रॉब्लम का कंट्रोल क्या है, इसके ऊपर हमने जाके अपना एक टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना है। यानी जो कंट्रोल डिज़ाइन किया है उस कंट्रोल को टेस्ट कर लेना, टेस्ट ऑफ कंट्रोल कहलाता है। बात समझ आ गई आपको? तो आपको पता क्या होना चाहिए, इश्यूज़ क्या है और उस इश्यूज़ के ऊपर कंट्रोल क्या है, बस टेस्ट ऑफ कंट्रोल उसकी परफॉर्मेंस है। हम चेक कर लेंगे कि ऐसे हुआ था या नहीं हुआ था, जो कंट्रोल बनाया था उसको फॉलो किया गया था या नहीं किया गया था। जी यहां तक क्लियर है जी आपको? जी बच्चों क्लियर है? मुश्किल तो नहीं लग रहा? उस्मान समझ आया? बताओ सेल ऑर्डर में कितने स्टेप्स होते हैं? हाँ, सेल ऑर्डर किस तरह से, सेल ऑर्डर से पहले क्या चीज़ चेक करने की जरूरत होती है? कस्टमर लिस्ट में है या नहीं है, कस्टमर कोड उसका लोकेट किया गया या नहीं किया गया। फिर वेरी गुड, क्रेडिट लिमिट उसके साथ मैच हुई या नहीं हुई, कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन करना है बिल्कुल उसके साथ, डिलीवरी के ऊपर सेल करनी है या डिस्पैच पे सेल करनी है। फिर प्राइस और डिस्काउंट किस तरह से हमने लोकेट करने हैं। वेरी गुड वेरी गुड। इसका मतलब है कि पूरी क्लास को समझ आ गई है। डिस्पैच के ऊपर क्या प्रॉब्लम है जी कि फॉर सम कस्टमर ऑर्डर्स गुड आर नॉट डिस्पैच और द गुड्स आर डिस्पैच ट्वाइस। अभी ये मैंने क्या बात की थी, अगर हम प्रॉपरली ट्रैक नहीं रखेंगे चीज़ों का तो रिस्क क्या है कि आप किसी को 2 दफ़ा गुड्स भेज दें या किसी को भेजें ही नहीं, तो ये यहाँ पे रिस्क है। तो यहाँ पे अगर आप प्रॉपरली चीज़ों को डॉक्यूमेंट करेंगे, डिलीवरी चालान बनाएंगे, अच्छा आप बताएं पैकिंग लिस्ट तैयार हो रही है, ट्रांसपोर्टर के साथ एग्रीमेंट हो रहा है, डिलीवरी चालान बन रहा है, आउटवर्ड गेट पास बन रहा है, डिस्पैच हो रही है, तो क्या यहाँ पे रिस्क लगता है कि ये सारे कंट्रोल अगर फॉलो किए जाएँ तो किसी के साथ डुप्लीकेट कस्टमर को सेल हो। और अगर मैं प्रॉपर सेल ऑर्डर को क्लोज करूंगा तो क्या ये रिस्क है कि मैं किसी को सेल ना ही करूं या डिस्पैच ना करूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। Goods are dispatched to the customer who have not sufficient credit, either because no credit term have been agreed in the case of new customer or because the order taker and existing customer above his credit limit। तो जारी बात है, जब अब ये मेरे मुताबिक यहाँ का इशू नहीं है, ये इशू शुरू का कंट्रोल का इशू है। नहीं ये क्रेडिट लिमिट वाला, क्रेडिट लिमिट तो शुरू में चेक होनी है ना। अब अगर बिलफर्ज शुरू में किसी ने काम गलत कर दी तो आगे इनके पास मेरे मुताबिक डिस्पैच वालों के पास क्रेडिट की इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। वो तो शुरू में ये कंट्रोल बन गया, वहीं पे रिव्यू होना चाहिए। मेरे तो अभी यहाँ ये कंट्रोल नहीं समझ आती। एनी हो उसने बता रही है तो आप यहाँ पे इसको देख लें, मुश्किल नहीं है वैसे। इनवॉइसेस आर नॉट प्रोड्यूस फॉर गुड दैट हैव बीन डिस्पैच्ड टू सम कस्टमर्स। जारी बात है मैंने सेल का भी रिकॉर्ड करनी है इनवॉइस के ऊपर, तो इनवॉइस बनी नहीं तो सेल भी रिकॉर्ड नहीं होगी। कस्टमर में क्लेम दैट दे डिड नॉट रिसीव द गुड्स नहीं मिली, तो हम क्या कर रहे हैं, डिलीवरी चालान के ऊपर एक्नॉलेजमेंट ले रहे हैं। डिस्पैच के केस में देखें, डिस्पैच के केस में मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है कि उसको गुड्स मिली या नहीं मिली, क्योंकि जाहिर बात है ट्रांसपोर्टर उसका है। तो मैंने ट्रांसपोर्टर को जब गुड्स दे दी हैं तो मैंने ट्रांसपोर्टर के साथ कोई एक डिलीवरी चालान हैंड ओवर किया है, मैंने ट्रांसपोर्टर से साइन करा लिए होंगे, प्लस आउटवर्ड गेट पास बना है जब मैंने अपने पास रिकॉर्डिंग कर ली होगी, तो वो तो मैं दिखा दूंगा। फॉर एग्जाम्पल कैसर ने उस्मान को भेजा कि भाई जाके ना मेरे गुड्स ले आओ, उस्मान में से गुड्स लेके चला गया। जब उस्मान में से गुड्स रिसीव करेगा तो मैं उस्मान से एक पेपर साइन कराऊंगा। उस पेपर में क्या होगा कि उस्मान ने 50 टन क्वांटिटी के एसी जो हैं वो ले लिए हैं। अब साइन करा के मैंने अपने पास इंफॉर्मेशन रख ली। अब उस्मान किसका रिप्रेजेंटेटिव है, कैसर का। कल कैसर कहता मुझे गुड्स नहीं मिली तो मैं कहूँगा उस्मान से जाके पूछो। क्या कैसर मुझे डायरेक्ट कह सकता है? नहीं कह सकता, क्योंकि कैसर ने किसको भेजा, उस्मान को भेजा। अब बिलफर्ज कैसर ने मुझे कहा कि मैं गुड्स उसको उसकी प्रीमिसेस पे पहुंचा के दूं। मैंने कैसर की प्रीमिसेस पे पहुंचाई तो जाहिर बात है वहां पे मैंने किसी से कोई ना कोई एक्नॉलेजमेंट ली होगी, तो मैं एक्नॉलेजमेंट की उसको डिटेल दिखा दूंगा। सेम लाइक कोरियर सर्विसेज के अंदर आप बात देखें, अक्सर का लोग कहते हैं हमें कोरियर नहीं मिला, कहते हैं ना, तो जो कोरियर वाली कंपनी होती है क्या करती है, ट्रैक ऑर्डर करती है, उसके अंदर बता देती है कि किसको कितने बजे कहाँ पर डिलीवर हुआ, दिखा देती है ना। तो सेम यही बात है, तो मैं उसको वहाँ पे चीज़ दिखा दूंगा कि जनाब हमने इसको डिलीवर कर दिया है। रिटर्न फ्रॉम कस्टमर्स आर नॉट प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड सो दैट क्लाइंट कंपनी डज नॉट नो द करेक्ट फिगर ऑफ द सेल नेट ऑफ सेल रिटर्न। तो हो सकता है कि जो सेल रिटर्न हुई हमने उसको प्रॉपर्ली बुक्स में रिकॉर्ड ना किया हो, तो ये डिस्पैच के ऊपर हमारे
कुछ चैलेंजेस होते हैं, इसके अलावा भी आप चैलेंजेस कह सकते हैं। अच्छा, फॉर पैकिंग लिस्ट ना बने तो किसको पता क्या होगा कि किसको सेल करनी है, उस्मान को, कैसर को। तो हमने गुड्स को आइडेंटिफाई करना होता है, उसकी पैकिंग लिस्ट के साथ मैच करना। तो पैकिंग लिस्ट जब बना लेंगे तो हमें पता होगा कि हमने किसको सेल करनी है, किसके नाम की सेल करनी है। अगर ट्रांसपोर्टर को मैं डिलीवरी चलान साइन नहीं कराऊंगा तो मेरे पास प्रूफ नहीं है कि मैंने गुड्स भेज दी हैं। और अगर डिलीवरी चलान के ऊपर मैं साइन नहीं कराऊंगा तो मेरे पास ये प्रूफ नहीं है कि मैंने जो एंड कस्टमर उसको सेल कर दिया या नहीं कर दिया। डिलीवरी चलान में साइन नहीं किया तो ट्रांसपोर्टर भाग भी तो सकता है। क्या जी? ट्रांसपोर्टर भाग जाएगा फिर। इसके ऊपर किसी का व्हाट्सएप ओपन हुआ है? इस पे किसी का व्हाट्सएप ओपन हुआ है? बंद कर दो यार, ये लॉग आउट हो जाएगा खुद खुद ही। बंद करूंगा कर देना लॉग। मुझे जरूरत नहीं खोलने की ना, बंद करूंगा तो लॉग आउट हो जाएगा। नहीं यार, ये गलत बात है यार, एक मिनट ठहरो। हमें बेचारे किसी का मसला बने, खोलते हैं दोबारा, खुल गया तो फिर हम लॉग आउट कर देंगे उसको। आगे यहाँ पे भी। और भैया आंखें बंद कर लो सारे। ये बात समझ आ गई जी आपको? क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद बेटा क्या हुआ कि नहीं हुआ, आप किसे पता नहीं हुआ यार? ये ना किसका है यार, ये बच्चे करते हैं हम ना। उनको नोटिफिकेशन चला गया होगा कि आपका मोबाइल पे एक्टिव, किसी सिस्टम पे एक्टिव हुआ होगा। ये लॉग आउट नहीं हो रहा। अच्छा, ये बात समझ आ गई जी आपको? आगे चले जी। आगे इसके कंट्रोल्स हैं कि इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल क्या होंगे। डिस्पैच नोट आर गुड डिलीवरी नोट्स शुड बी नंबर्ड सिक्वेंशली। तो जो डिस्पैच नोट हैं वो क्या होना चाहिए, सिक्वेंशली नंबर्ड होने चाहिए। एंड शुड बी अटैच अ कॉपी ऑफ स्पेसिफिक कस्टमर आर्डर, उसके साथ कस्टमर का आर्डर भी लगा होना चाहिए। द गुड डिस्पैच नोट शुड बी साइंड बाय एन ऑथराइज्ड मेंबर ऑफ द डिस्पैच स्टाफ। Sequential number GDN allowed to check to be made delivery to that all deliveries can be accounted for. Customer should sign a delivery challan. कोई बात हम जब कस्टमर से साइन ले लें यार। The signed delivery note should be attached to the copy of dispatch note and customer order. Copies of this document should be transferred to the accounts department after dispatch note so the sale invoice can be produced. Each sale invoice should be linked to copy of the dispatch note and customer order or प्रोड्यूस ऑटोमेटिकली फॉर देम। जाहिर बात है, सेल्स का अगर सिस्टम सारा लिंक्ड है तो ऑटोमेटिकली वो सारी इन्फॉर्मेशन आगे जा रही होगी, तो ऑटोमेटिकली सेल की इन्वाइस जनरेट हो जानी चाहिए। या अगर आप मैनुअल भी सेल इन्वाइस बुक कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या होने चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच होने चाहिए। सेल इन्वाइसेस भी क्या होने चाहिए, सिक्वेंशली नंबर होने चाहिए। देयर शुड बी अ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। इंडिविजुअल हुज डिस्पैच गुड्स शुड नॉट बी द सेम पर्सन हु प्रिपेयर सेल इन्वाइसेस और प्रोसेस द कस्टमर ऑर्डर। तो हर बंदा डिफरेंट होना चाहिए जी। क्रेडिट नोट शुड बी सिक्वेंशियल नंबर एंड ऑथराइज्ड। देयर शुड बी periodic check by someone in the account staff on the accuracy of the invoicing or strong IT control ensure the accuracy of the invoices। तो बेटा ये जो जितने हमने इश्यूज डिस्कस किए थे, हर इशू का एक कंट्रोल है। अब इसका टेस्ट कंट्रोल क्या होगा, उसकी परफॉर्मेंस। तो आप बेशक प्रिंसिपल कंट्रोल्स को याद कर लें या टेस्ट कंट्रोल को याद कर लें, दोनों में से एक चीज़ याद करना ज़रूरी है, तो रिस्क और इसके रिलेटेड उसका कंट्रोल। इससे ज़्यादा आपने कुछ तैयार नहीं करना। और ये फ्लो चार्ट के साथ लिंक करेंगे तो आपने सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस को फिर अटेम्प्ट करना है। क्योंकि सिनेरियो में बेस में ये नहीं आएगा कि आप बताएं ये कंट्रोल्स क्या होने चाहिए, वो कहेगा ये इशू है, बताएं इस पर किस तरह से डील करेंगे। जी समझ आ गया जी आपको? कोई इशू यहाँ तक? किसी का कोई प्रॉब्लम जी? सवाल है मेरे पास आज? आपने बताया कि नोवा में लेके आए नहीं है, चलो ठीक, कल कर लेंगे। अच्छा जी, आगे रिकॉर्डिंग एंड सेल, रिकॉर्डिंग सेल एंड अकाउंटिंग, जो जारी बात है लास्ट स्टेप की बात करने जा रहे हैं। यहाँ पे जब रिकॉर्ड करना सेल का तो रिस्क क्या है, देयर इज अ रिस्क दैट इनवॉइसेस एंड क्रेडिट नोट मे नॉट बी रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग सिस्टम। कि हो सकता है कि इनवॉइस और क्रेडिट नोट जो भी है, क्रेडिट नोट होते हैं सेल रिटर्न के लिए, वो अकाउंटिंग सिस्टम में रिकॉर्ड ही ना हो। आपने डिलीवरी कर दी है, आपने गुड्स भेज दी हैं, लेकिन सेल इनवॉइस उसकी जनरेट नहीं हुई। सेम लाइक हमें ऑफिस में क्या चैलेंज फेस करना पड़ता है, हमने सर्विस परफॉर्म कर दी होती है लेकिन अभी तक इनवॉइस नहीं गई होती। तो इसका कंट्रोल होना चाहिए कि जैसे हम फॉर एग्जांपल हमने ऑडिट रिपोर्ट साइन करनी है, तो ऑडिट रिपोर्ट साइन करने से पहले उसकी इनवॉइस सारी तैयार हो जानी चाहिए। अगर मैंने कोई डिलीवरेबल क्लाइंट को देना है तो उसकी इनवॉइस साथ तैयार हो जानी चाहिए।
और अगर मेरा कोई रिकरिंग क्लाइंट है, यानी कि फॉर एग्जांपल मेरी बुक कीपिंग का काम चल रहा है और मेरा वहाँ पे एक लड़का हर महीने बैठा होता है, तो मुझे पता होना चाहिए कि हर महीने की यकम तारीख को एक इनवाइस जनरेट हो जानी चाहिए। अब ये क्या है, प्रिंसिपल कंट्रोल हैं जो हमने लगाए हुए। रिपोर्ट उस वक्त साइन नहीं होगी जब तक उसकी इनवाइस आप साइन नहीं करेंगे साहब, जाहिर बात है, वरना क्या होगा, डिलीवरेबल चला जाएगा, पैसे रिसीव नहीं होंगे और कभी भी रिसीव नहीं होंगे। अक्सर का ये हो जाता है। ठीक है जी। उसके बाद क्या कहते हैं जी, उसमें हम फिर क्या कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा लेके आए तो चेकलिस्ट एक ले मंगवाते हैं साथ। उस चेकलिस्ट में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। फॉर एग्जाम्पल पिछली कोई इनवाइस ड्यू तो नहीं है, उसको अकाउंट्स डिपार्टमेंट से चेक करवा के लो। मौजूदा इनवाइस सर्विसेज की बना ली है या नहीं बनाई, उसको टिक करो। डिलीवरेबल जो है उसके कुछ कंट्रोल हम डाल देते हैं। तो हमने कंप्रिहेंसिव समटाइम चेकलिस्ट के थ्रू भी हम अपने इस काम को इंश्योर कर रहे होते हैं। There is that invoice and credit notes are recorded in the wrong customer account. For example के नुमान ए और नुमान बी, नुमान ए की सेल थी, नुमान बी के अकाउंट में चली गई। अब इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या है, हर एक का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए जो बेसिकली हर कस्टमर कोड को एलोकेट किया हो। और हम जब एक सेल ऑर्डर कर रहे हो तो हम उसके कस्टमर नंबर की बेस के ऊपर सेल ऑर्डर को प्रोसेस करें, ना कि कस्टमर के नेम की बेसिस के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल नुमान को मैंने कस्टमर कोड दिया हुआ है 1 2 3 और जो नुमान दूसरा कस्टमर कोड उसको मैंने दिया हुआ 1 2 4। अब 1 2 3 और 1 2 4 आर द टू डिफरेंट कस्टमर कोड्स। अब मुझे पता है कि अगर 1 2 3 ने मुझे ऑर्डर दिया है तो 1 2 3 को ही सेल रिकॉर्ड होनी चाहिए। अगर मैं नुमान के नाम से याद रखने की कोशिश करूंगा तो प्रॉब्लम क्या होगी, नुमान 1 2 3 या नुमान 1 2 4, तो मुझे समझ नहीं आएगी, मैं गलत कस्टमर कोड के अंदर अपनी सेल को बुक कर लूंगा। तो ये भी हमारा एक रिस्क है। there is that debtor may be written off as uncollectible without proper consideration and control objectives to make sure that this does not happen. Anyway, ये मेरा ख्याल है डेटर के रिलेटेड कंट्रोल है, इसका यहाँ पे तलक नहीं होना चाहिए। उन्होंने बना दिया तो हम इसको मान लेते हैं। फिर वही बात है, सेल इनवाइसेज जो हैं वो प्रॉपरली जिस कस्टमर की हैं उस कस्टमर कोड में जाके पार हो। इनवाइसेज एंड क्रेडिट नोट शुड बी सीक्वेंशियली नंबर होने चाहिए। रेगुलर स्टेटमेंट शुड बी सेंट टू द कस्टमर। वही जो हम स्प्लैश स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, यहाँ पे कस्टमर्स को हम अपने स्टेटमेंट्स भेजें। कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन शुड बी कैरिड आउट ऑन द ट्रेड रिसीवेबल्स। बैड डेट मस्ट बी ऑथराइज्ड। देयर आर प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड फॉलो अप ऑफ ओवरड्यू बैलेंसेस एंड अनपेड इनवाइसेस। ठीक है जी। तो इसके अलावा बाकी आईटी कंट्रोल्स आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं कि जनाब हम देख लेंगे कि जो आपका सेल सिस्टम है उसके आपस में सिंक्रोनाइजेशन है या नहीं है। तो जिस कस्टमर से हमें सेल ऑर्डर आया था उसी को हमने सेल की है या नहीं की। यहाँ तक किसी का कोई इतराज़? फ्लो चार्ट याद कर ले तो फिर तो कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास इतनी समझ आ जाती है फ्लो चार्ट पढ़ने के बाद तो फिर ज़रूरत नहीं है। यार भाई मेरे बात क्या है, हमने क्वेश्चन के हिसाब से चीज़ों को देखना है। तो जितने क्वेश्चन हमारे पास हैं उसमें जो मैक्सिमम सिनेरियोज हमारे टेस्ट होते हैं हमने उनको यहाँ पे देख लिया हुआ है। अब आप लोग इसको किस तरीके से तैयार करना चाहते हैं, बुक में से तैयार करना चाहते हैं बुक में से कर लें। अगर आप क्लास अंडरस्टैंडिंग से चीज़ों को लेकर चलना चाहते हैं तो क्लास अंडरस्टैंडिंग से लेके चल लें। ममनून हुसैन बातें ना करो। तो ये आज जरूरत पड़ी है। ये मैं समझूं ये कहने लगा कि आज जो है ना आज जरूरत पड़ गई है। तारीफ तुम आज की क्लास ही करो ना, पिछली क्लास की कर। आज मेरा समझ नहीं आया, तुम्हें कम आया, बस आ गया है। देखें बेटा, सेल ऑर्डर आना है तो सेल ऑर्डर से पहले कुछ काम करने हैं। वो क्या काम करने हैं? अगर कस्टमर नए हैं तो कस्टमर अकाउंट ओपन करना है, उसकी क्रेडिट लिमिट सेट करनी है, उसकी प्राइस डिटरमिन करनी है और उसके साथ टर्म्स हमारी क्या होंगी, डिस्पैच या डिलीवरी, उसको हमने इंश्योर करना है। कर लिया। अब ये अगर काम ना करता तो क्या इशू हो सकता था? किसी ऐसे कस्टमर को सेल हो जाती जो हमारे पास सिस्टम के अंदर लिंक्ड ही नहीं है और हमने उसको गलत कस्टमर सेल ऑर्डर ले लिया। अगर नया कस्टमर है उसको क्रेडिट लिमिट नहीं देनी तो उसको क्या हो सकता है, क्रेडिट के ऊपर सेल हो सकती है। या अगर कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसकी क्रेडिट लिमिट चौक हो चुकी है, उसका भी ऑर्डर हम रिसीव कर लेंगे अगर ये कंट्रोल्स हम सेट नहीं करते। प्राइस हम वो चार्ज कर लें उसके साथ, ये एग्री कर लें जो ऑथराइज ही नहीं है, जो प्राइस लिस्ट के साथ मैच नहीं करती, तो ये रिस्क है। तो ये सारे कब रिस्क हैं? सेल ऑर्डर लेने से पहले। सेल ऑर्डर आया, सेल ऑर्डर प्रोसेस किया, उसके बाद आपने किसको भेज दिया? सप्लाई चेन डिपार्टमेंट को। सप्लाई चेन डिपार्टमेंट ने देखा गुड्स हमारे पास हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कहेगा कि आप बना दो, और अगर हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी बेस के ऊपर गुड्स को पैकिंग लिस्ट तैयार की जाएगी, चीज़ों को सेपरेट किया जाएगा,
पैकिंग लिस्ट को तैयार करने के बाद हम ट्रांसपोर्टर को बुलाएंगे, ट्रांसपोर्टर को हम चीज़ें हैंड ओवर करेंगे, उससे हम उससे साइन करवाएंगे। साइन करवाने के बाद हमारा ट्रक अपलोड हो गया। ट्रक अपलोड होने के बाद हमने उसको सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के पास भेज दिया। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के पास डिलीवरी चलान गया। उसने डिलीवरी चलान की बेसिस के ऊपर पहले गुड्स को देखा। गुड्स को देखने के बाद उसने आउटवर्ड गेट पास तैयार कर दिया। जब आउटवर्ड गेट पास बन गया तो गुड्स हमारी प्रीमिसेस में से निकल गई। अब आगे कस्टमर के पास गुड्स पहुंची, कस्टमर ने गुड्स को रिसीव किया। अगर कस्टमर के साथ हमारी टर्म्स ये थी कि हम उसको डिलीवर करना है तो हम उससे डिलीवरी चलान पे भी साइन करवाते हैं। और अगर हमारी टर्म्स है कि हमने उसको डिस्पैच करना है तो फिर जो उसका रिप्रेजेंटेटिव हमारी प्रीमिसेस में आता है हम उससे साइन करा लेते हैं। उसके बाद हमारी इनवाइसिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। इनवाइसिंग का प्रोसेस स्टार्ट किस तरह से होता है कि अगर जिस कस्टमर जिस कस्टमर के साथ डिलीवरी की मेरी टर्म्स हैं तो वो तब से रिकॉर्ड हो जब गुड्स हमारी क्या हो जाए डिलीवर, और जिसके साथ हमारी डिस्पैच की टर्म डिसाइडेड है उसमें कब सेल रिकॉर्ड हो जाए जब हमारी डिस्पैच हो जाए। ठीक, अब इन सारे प्रोसेस के अंदर एक कंट्रोल सीक्वेंस है। अगर ये भी सीक्वेंस टूटेगी तो उसका आपको रिस्क पता है कि ये प्रॉब्लम बन सकती है। क्या ख्याल है, समझ आ गई? इसमें बेटा और अगर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो इसमें आप और भी कई कंट्रोल्स निकाल सकते हैं, खुद भी कई आप इसमें से जो है ना वो चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बेस ऑब्जेक्टिव क्या है? आपकी बेस अच्छी होनी चाहिए। अगर आप बुक में से पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको उस तरीके से समझ शायद ना आए, और इवन अगर आप कोई और बुक्स से पढ़ रहे हैं तो वहाँ तो बड़ा शॉर्ट 2-3 लाइनों के अंदर जो है ना इसको पूरा वो लिंक किया गया है। तो आई के बुक के अंदर फिर डिटेल्ड है। फ्लो चार्ट ज़रूरी है समझना, और अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है कि हम जो काम कर रहे हैं वो है क्या। जी किसी का कोई सवाल? जी जब डिलीवरी करते हैं तो उधर से गुड रिसीव नोट भी मिलता है या नहीं? किससे? मतलब जब नहीं, हमें वो नहीं देते गुड रिसीव नोट, उन्होंने साइन कर दिया, खत्म होगी बात। जी एनी क्वेश्चन? सर ग्रे के नाम के कस्टमर है तो उनको कोड के अलावा बाकी एक ग्रे के नाम के कस्टमर है तो एक तो आपने बताया कि कोड साइन कर देते हैं, उसके अलावा बाकी क्या डिटेल्स ऐड करते हैं? मतलब अगर सर जिस तरह आप कहा था कि नुमान अगर नुमान लेके मैंने परचेज करना है तो कंपनी कैसे करेगी कि ये कौन से कोड वाला है? नहीं, जब सेल ऑर्डर आएगा तो कस्टमर आपको बताएगा ना। फॉर एग्जाम्पल आपने कंपनी के नाम के हिसाब से उसको रिकॉर्ड किया हुआ है। अब आपको पता है कि बिज़नेस के नाम के हिसाब से, शहर के नाम के हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल नुमान आते मैं मंडी बोलदीन से आया हूँ तो नुमान मंडी बोलदीन वाले का मैं देखूंगा कोड मेरे पास क्या एलोकेटेड है। जब सेल ऑर्डर बनेगा तो उसके ऊपर कोड में लगा दूंगा 1 2 3। अब मेरे पास शुरू में ही आइडेंटिफिकेशन हो गई है, तो जब सेल जो बंदा करवाने आ रहा है वो खुद बताएगा ना। जी फिर इसमें यूनिक नंबर भी हो सकते हैं, हम CNC नंबर भी लेके लगा लेते हैं। ठीक है, NTN नंबर्स होते हैं, वेरी गुड। क्योंकि नॉर्मली इंडिविजुअल के केस में NTN नहीं होता है, वो CNC नंबर ही होता है, तो वहाँ से हम उसकी आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। जी एनी अदर क्वेश्चन? क्या चीज़? हाँ लिख सकता है। देखो बात क्या है आप, लेकिन बात यह है कि आप फिर चीज़ों को उस तरीके से सारे कंट्रोल्स लिखें। नॉर्मली होता क्या है कि अब जब मैं लिखूंगा ना तो शायद मैं अपने पॉइंट से चीज़ों को सारा लिख लूँगा, क्योंकि एक सेट आपने टाइम गुजारा हुआ है जिसमें आपने जो है वो एक, ओ भाई मेरे बातें क्यों कर रहे हो, ये तुम लोग आज दानिश भी जो है ना वो 2 नंबर हो गया। आगे आगे बैठो, उठो। ममनून सैन तुम बातों में लगा रहे हो, गुलजार सैन को तुमने आज बातों में लगाया हुआ है, और दोनों को भी पीछे तुम जो है ना वो ट्रैप कर रहे हो। ये छोटा डान बहुत तेज चीज़ है। तो अगर मैं आज किसी कंट्रोल्स को लिखना चाह रहा हूँ या कोई क्वेश्चन को लिखना चाह रहा हूँ तो शायद मेरे पास इतना एक एक्सपीरियंस है, कंट्रोल्स इतने क्लाइंट्स पे डेवलप किए हुए हैं, कितने क्लाइंटों के सिस्टम्स को अंडरस्टैंड किया हो, तो मेरे लिए लिखना इतना मुश्किल नहीं होगा। जो मेरा जितना मेरे पास नॉलेज होता है वो मैं आके आप लोगों को उसकी समरी यहाँ बता देता हूँ। अब इस समरी की बेस के ऊपर अगर आप लिख सकते हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड, लेकिन मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा आप किसी बुक को साथ रेफरेंस के तौर पर लाजमी यूज़ करें। किसी भी बुक को कर लें, मैं ये नहीं कहता सिर्फ वाईकैप करें, जहाँ से आपको बेहतर नॉलेज मिलता है आप उसको बेशक लेकर टेकअप कर लें। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, आपको लिखने की आदत होनी चाहिए और आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए। दाऊद इस तरह करके बातें करोगे तो मुझे समझ आ रही होगी तुम बातें कर रहे हो। ये ना दाऊद ने मतलब बड़े तरीके के साथ, यानी कि ना सोच एक रहा है कि मैं सीट पर सीधे होकर बैठ हूँ और आगे को उसके कान बात करके फिर पीछे हो गया। मजे मांझो तुम, ठीक है जी, समझ आ गई आप लोगों को? कोई सवाल किसी का कोई आया तो पूछ लें।
पढ़ लें भाई, एक दफ़ा रीडिंग करें इसकी, जल्दी करें, बुक्स ओपन करें अपनी। क्या चीज़? नहीं क्यों नहीं होना, फिर जूम पे ही होगा लेक्चर, मैंने तो कराने हैं, वरना लेक्चर तो मिस। कितने लेक्चर हमने इस हफ्ते के कहे थे? 4 लेक्चर कहे थे। नहीं एक मिनट, स्कूल से बात सुन लो, जब मैं उस दिन वो किस दिन मैंने यहाँ पे 4 लेक्चर लिखे थे। वो ईद एक दिन पीछे हो गई है ना, वैसे ठीक है, हमारा सिलेबस सही जा रहा है, कंट्रोल भी खत्म होने वाले हैं इंशाल्लाह। कल लास्ट क्लास होगी जी, अगर कॉलेज की छुट्टियां उस मुताबिक हुई तो। अगर कॉलेज मंडे से क्लोज हुआ तो फिर हम आगे मेरे से खाली क्लास को नहीं पढ़ाया जाता। सीधी सी बात है कि अगर आप लोग क्लास में जूम के ऊपर आके बैठ जाएंगे तो मैं जूम पे पढ़ा दूंगा, जूम पे पढ़ लें। क्या जी? जूम के ऊपर मैं जनरल बताऊं, मेरी क्लास में आप एक्टिव रहेंगे। अगर किसी बच्चे को जूम क्लास में नींद आ गई ना तो मैं जिम्मेदार। मैंने बोला क्या करना होता है, मैंने कहना दाऊद, अब दाऊद सोया हुआ अगर तो दाऊद बोलेगा नहीं, दाऊद का नाम नोट हो जाएगा। मैंने कहा जी अब्दुल्ला सोया हुआ, अब्दुल्ला का नाम नोट हो जाएगा। फिर बाकी बच्चों को मैं बता देता हूँ कि ये बच्चा सोया हुआ है। फिर वो कई बच्चों कहता हूँ हाँ भी इसके नंबर पे काले मिलाना शुरू कर दो। देहातों में भी 4G और 5G की सर्विस आ गई है, लाला कैसी बातें करते तुम हैं? कश्मीर में शायद स्लो, हाँ वहाँ तो मसला होता है थोड़ा सा, लेकिन वो भी LOC के नज़दीक मसला होता है, बाकी नहीं इशू होता। ना फनकाने लगाओ ना, बेहतरीन वहाँ पे भी 4G सर्विस चलती है। कौन से इलाके से हो तुम? भिम्बर से हो? मीरपुर से? अरे मीरपुर में कौन सा मसला है, मीरपुर में कौन सा LOC है भाई? जेलम के साथ तो मीरपुर है, 20 किलोमीटर दूर है वहाँ से। वहाँ तो बल्कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स होते हैं, ओपन एरिया है ना। सिर्फ लेक्चर नहीं चलते बाकी। हाँ जी, ओके हो गया, क्लियर है? क्लास को आज कंक्लूड करते हैं जी। कल इंशाल्लाह हम इसके ऊपर 2 से 3 सवालात को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह, और उसके अंदर जो है ना वो अपने जितने भी पॉसिबल उसमें सिचुएशंस होती हैं हमारी वो डिस्कस कर लेंगे, और सेल के सिस्टम को हम कर देंगे क्लोज। इसके बाद इंशाल्लाह फिर हम जो पे रोल और बाकी रिमेनिंग प्रोसेसेस हैं वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करके चैप्टर 6 है 7 चल रही है वाला 6 है। इसके बाद एक और चैप्टर है कंट्रोल्स का, ख़त्म हो गया जी, वो तो हो गए हुए हैं, वो तो हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल में किए हुए हैं। तो इसके बाद हमने कुछ बाकी रिमेनिंग एरियाज है उसमें हमने काम करना है, और प्रैक्टिस को हमने देखना है। ठीक है जी, फ्रॉड वाला के ऊपर टाइम लगना है, बाकी में टाइम लगना है। ममनून हुसैन, कल से तुम बेटा मैं जानू उतार रहा हूँ, एक इस कोने में बैठेगा, एक इस कोने में बैठेगा, सामने इधर से मैं रैप्टर लगाऊंगा तुम लोगों को। ठीक है जी, तो फिर इंशाल्लाह जो रिमेनिंग एरियाज हैं वो कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।